वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग कक्षा 10वीं का भारतीय भवन बुक बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अति लघु प्रश्न कराया था, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब जीवन संबंधी जो क्रिया है उसको चलाने के लिए, अर्थात शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए तथा जीव द्रव्य के निर्माण के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो क्या कहलाती है? पोषण। मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पोषण के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों में पोषण अनिवार्य क्यों है उसको देखिए। तो जीवन संबंधी क्रियाओं को, यानी जीव में जो जीवन संबंधी क्रियाएं हैं तो उसको चलाने के लिए, जीवन संबंधी क्रियाओं को चलाने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उसकी मरम्मत के लिए, फिर उसके बाद हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और ऊतकों की मरम्मत के लिए, और उसके बाद जीव द्रव्य के निर्माण के लिए। जीव द्रव्य समझ रहे हैं? कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो उसके निर्माण के लिए प्रत्येक जीव को क्या, किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पोषण के द्वारा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों में पोषण क्या है? अनिवार्य है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पोषण की परिभाषा लिखें, यानी पोषण किसे कहते हैं उसका परिभाषा निकला है। देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। यानी पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि, पोषण क्या है? तो वह विधि जिससे जीव किस चीज़ को ग्रहण करते हैं? तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते? उपयोग करते हैं। यानी जीव क्या करते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए हम सेब खाते हैं, तो सेब से जो पोषक तत्व मिला उसको हम ग्रहण किए और उस पोषक तत्वों का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, उसी को पोषण कहेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। स्वपोषण में, स्वपोषण जान रहे हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना क्या है? जरूरी है। और इसमें उपोत्पाद के रूप में, यानी उत्पाद के रूप में इसमें क्या बनता है स्वपोषण में, वो भी देखेंगे। तो देखिए, लिखेंगे कि स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यानी स्वपोषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया क्लोरोफिल या पर्णहरित। पहला क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। क्या चाहिए? CO2। ठीक है, दूसरा हमको CO2 चाहिए। तीसरा उसके बाद जल, और चौथा सूर्य का प्रकाश। यानी इन चार चीज़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चार चीज़ों की आवश्यकता होती है स्वपोषण में। और इसमें देखिए कि उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है उपोत्पाद के रूप में? तो उपोत्पाद के रूप में यहाँ
ऑक्सीजन बनता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषण से आप क्या समझते हैं, यानी उसका परिभाषा लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन, क्या लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो, अर्थात जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उसे परपोषण कहते हैं। यानी कह रहा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो कैसे बनाता है, तो जो अपना भोजन दूसरा से प्राप्त करता है उसको बोलते हैं परपोषण। ठीक है, परपोषण यानी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसको परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में पहला आपका मनुष्य हो गया, दूसरा उसके बाद जानवर और तीसरा पक्षी। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए इसका हम लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े या मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी समझे, बोल रहा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, सड़े हुए चीज़ों से प्राप्त करता है, मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, सड़े या मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण में इसमें हो जाएगा, उदाहरण में पहला ये आपका मशरूम हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, मशरूम, दूसरा आपका हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा, कवक और मशरूम। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, कह रहा है कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण क्या है उसको हमको लिखना है। तो लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से अस्थायी या अस्थायी रूप में प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, तो अस्थायी रूप में रहकर या अस्थायी रूप में रहकर प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे, अस्थायी रूप में रहकर या अस्थायी रूप में रहकर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है मच्छर। मच्छर हम लोग के शरीर का खून पीता है। उसके बाद जो अमरबेल होता है वो, और आदि। लिखना चाहे तो जू भी लिख सकते हैं। क्या, जू, जो हमारे सिर में होता है, जू भी क्या है, स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर हमसे भोजन प्राप्त करता है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्राणिसम पोषी जीव किसे कहते हैं, यानी प्राणिसम पोषी किसको कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं उसे प्राणिसम पोषी जीव कहते हैं। यानी प्राणिसम पोषी, देखिए समझिए, बोल रहा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राणिसम पोषी जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मनुष्य, हम लोग अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूप में प्राप्त करते हैं। ठोस कहने का मतलब सॉलिड, और तरल कहने का मतलब लिक्विड रूप में। उसके बाद कुत्ता हो गया, कौवा हो गया और आदि। अब आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आप क्या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिनके द्वारा
हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त कर मंड या ग्लूकोज का निर्माण करते उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसको आप समझते हैं। कह रहा है कि वह प्रक्रिया, मतलब वह, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, चूंकि हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त करते हैं तथा जल प्राप्त करते हैं। और किस चीज़ का निर्माण करते हैं, मंड का निर्माण करते हैं, मंड या ग्लूकोज, ठीक है, मंड या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी समझ गए, यानी वह प्रक्रिया जिनके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। यानी जो पत्ती होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग यानी फोटोसिंथेसिस ऑर्गन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हम लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। किस में होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला। वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। यानी ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर कह रहा है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की मदद से जटिल भोज्य पदार्थ को, कह रहा है कि वह प्रक्रिया, पाचन भी क्या एक प्रक्रिया जिसमें एंजाइम यानी केमिकल्स, यानी एंजाइम की मदद से जो जटिल भोज्य पदार्थ है, जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको क्या करते हैं, सरल अणु में, मतलब जो जटिल है, ठीक है, उसको सरल अणु में क्या करते हैं, अपघटित, ठीक है, सरल अणु में अपघटित किया जाता है। सरल अणु में क्या करते हैं, अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में पहुंचते हैं, उसे पाचन कहते हैं। यानी समझे क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की मदद से, यानी पाचन एक क्या प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम की मदद से जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल अणु में अपघटित करता है, माने तोड़ता है। एंजाइम क्या करेगा, जो सरल है, जो जटिल है, उसको सरल में तोड़ता है, जिससे वे अवशोषित हो जाते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जिसके बाद हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं। समझ में आया। अब आगे 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखें। यानी मनुष्य का जो मुख गुहा है उसमें कितना जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, उसका नाम लिखना है।
तो लिखेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। उनके नाम भी लिखना है। तो पहला देखिए, पहला आपका है पैरोटिड लार ग्रंथि। क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा आपका है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा सब लिंगुअल। ठीक है, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। यानी 3 गो लार ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? तो पहला आपका है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा आपका सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के आहार नाल कितने भागों में बंटा होता है, उनके नाम लिखें। यानी जो मनुष्य का जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल, वो कितने भागों में डिवाइड होता है, बंटा होता है, वो देखना है और उसके नाम भी देखने हैं। तो देखिए सॉरी यहाँ क्वेश्चन था कि मनुष्य का आमाशय, मनुष्य का आमाशय कितने भाग में बंटा होता है और उनका नाम लिखना है। तो देखिए, तो लिखेंगे कि मनुष्य के आमाशय 3 भागों में बंटा होता है। यानी मनुष्य का जो आमाशय होता है, आमाशय मैंने समझ लेना, पेट, आमाशय मतलब क्या होता है? पेट होता है। तो मनुष्य का जो आमाशय होता है वो 3 भागों में बंटा होता है। पहला लिखेंगे कार्डियक, दूसरा फुंडिक। पहला क्या है? कार्डियक, दूसरा क्या है? फुंडिक, और तीसरा आपका है पाइलोरिक। तीसरा आपका क्या है? पाइलोरिक। ठीक है, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए कि ये जो है हमारा पेट है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांट देते हैं ना, हो गया 2 हो गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1 2, 3 भाग में बढ़ गया ना। तो 3 भाग में जो बढ़ गया, तो ये जो पहला भाग होता है, ये पहला भाग, इस पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक। पहला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। पहला को कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं फुंडिक, दूसरा को फुंडिक बोलते हैं, और ये जो तीसरा भाग देख रहे हैं इसको जो है पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यानी जो छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, और छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। यानी छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग, उसका नाम भी लिखना है। तो देखिए लिखेंगे कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यानी मनुष्य का जो छोटी आंत होता है उसका लंबाई कितना होता है? तो उसका लंबाई जो है लगभग 6 मीटर होता है। उसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। और छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हैं। कितना भाग है? 3 प्रमुख भाग हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। इसमें भी वही है, जैसे इसमें भी, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझते हैं, 3 भाग में बांट देते हैं, 1 2 3 हो गया। 3 भाग में बांट लेते हैं। तो जो पहला भाग होता है ग्रहणी कहलाता है, ये जो दूसरा भाग होता है ये जेजुनम कहलाता है, और ये जो तीसरा भाग होता है ये इलियम कहलाता है। ठीक है, यानी जो पहला भाग हुआ ग्रहणी, दूसरा भाग हुआ क्या कहलाता है? जेजुनम, और ये तीसरा भाग होता है क्या कहलाता है? इलियम। तो छोटी आंत के भी 3 भाग, आमाशय के भी 3 भाग। चलिए अब हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाला ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।